और इसके बहुत ज़्यादा फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर, जिसको हम देखें। तो आज हमें स्टार्ट करना है व्हाट आर विटामिन्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विद वैरायटी ऑफ फंक्शन, और आपको बिल्कुल मिन्यूट क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। और जो को फैक्टर्स हैं, को फैक्टर नहीं आप कह सकते हैं, को एंजाइम है, ये सारे जो है विटामिन से डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है, आपने जितने भी को एंजाइम पढ़े हैं वो सारे और सारे कहाँ से मोस्टली डिराइव्ड होते हैं, वो विटामिन से डिराइव होते हैं। एसेंशियल सप्लाइड इन डाइट, टू डिस्टिंक्ट फॉर्म होती हैं। फैट सॉल्युबल को हम एडिक कहते हैं, ADE ठीक है, ये ADE इनका ये भी थोड़ा स्टीराइडल टाइप के इनका स्ट्रक्चर होता है। ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं ADE, ठीक है। इसके अलावा वाटर सॉल्युबल विटामिन दो है, बी कम्प्लेक्स और सी। ठीक है, विटामिन आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल हेल्थ एंड ग्रोथ, ये इसकी डेफिशिएंसी है, सॉरी डेफिनेशन है। Vitamins are organic molecules that are essential for normal health and growth. They are required in traces amount and must be obtained from the diet because they are not synthesized in the body. ये आप कहाँ से लेते हैं? ये आप वेजिटेबल से लेते हैं, ये आप फ्रूट से लेते हैं, ये आप मीट से लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे विटामिन जो हैं वो एसेंशियल हैं एक लिहाज से, क्योंकि ये आपकी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर रही होती। बिफोर विटामिन वर डिस्कवर इट वाज नोन दैट लाइम जूस prevented the disease scurvy in sailors and that liver oil could prevent rickets. अब स्कर्वी क्या होता है? स्कर्वी में क्या होता है कि आपके जो लिप्स हैं ये ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं और उनसे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसको यानी कि ब्लीडिंग गम्स कहते हैं जिसको। तो स्कर्वी में होता क्या है कि इसमें विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है। तो लाइम जूस जब देते थे इन स्कर्वी के पेशेंट्स को तो वो ठीक हो जाते थे। क्यों? क्योंकि लाइम जूस के अंदर विटामिन सी होता था। तो वो विटामिन सी करता क्या है, ये दो एंजाइम का को फैक्टर है, एक प्रोलीन हाइड्रोक्सिलेज की और दूसरा लाइसिन हाइड्रोक्सिलेज की। तो ये दोनों हाइड्रोक्सिलेशन करते हैं, जिसकी वजह से प्रो कोलेजन जो है वो कोलेजन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ये जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है ये एक्टिव फॉर्म में तभी आती है जब विटामिन सी होगा। ठीक है, इसके अलावा कोड लिवर ऑयल के अंदर विटामिन डी कसरत में होता है। तो जब वो देते हैं तो वो रिकट्स से जो है ना, वो बच्चे को रिकट्स नहीं होती थी इससे। In 1912, scientists found that in addition to carbohydrate, fats and protein, certain other factors called vitamin must be obtained from diet. इसको हम डाइट में लाजमी लेना चाहिए, क्योंकि आपके मोस्टली एंजाइम डिपेंड करते हैं कोएंजाइम के ऊपर, और कोएंजाइम आर ड्राइव्ड फ्रॉम विटामिन। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्या है? द वर्ड विटामिन कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड विटा मीन लाइफ। और एक्चुअली सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ था ना विटामिन, इधर नहीं लिखा वो मैं बता देता हूँ आपको। जो सबसे पहले विटामिन डिस्कवर हुआ था वो थायामीन था। थायामीन क्योंकि वाइटल था कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए, तो इसलिए वीटा उससे ऑब्टेन हुआ है। और उसके दूसरा अमीन जो आया है वो आया हुआ है उसके अंदर, जो थायामीन के अंदर अमाइनो ग्रुप था, अमीन ग्रुप था, उसकी वजह से फिर ये टर्म बनी है वीटा अमीन, वाइटल अमीन। यानी कि जो थायामीन है वो वाइटल है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए, और अमीन उसके अमाइनो ग्रुप की वजह से। तो विटामिन की जो एक्चुअल टर्म्स ऑब्टेन हुई है ये थायामीन से सबसे पहले बनी है। तो ये एक लैटिन वर्ड है वाइटामिन, वाइटल और अमीन, ये इसके अंदर अमाइनो ग्रुप है। Vitamins are organic compound in food that needed in a very small amount for the growth and the maintaining of good health. Everybody must eat a certain amount of vitamins to stay healthy. ठीक है, vitamins are chemical found in very small amount in many different foods. Characteristics क्या हैं vitamins के? Vitamins are required in small quantity in the diet because they cannot be synthesized by the body. तो इसलिए सारे विटामिन ऑलमोस्ट एसेंशियल हैं।
विटामिन डी सिंथेसाइज कर सकती है बॉडी, लेकिन अगर वो भी है कि अगर बाहर से आप लाइट लें। वाटर सॉल्युबल विटामिन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ह्यूमन टिश्यू, देयर एक्सेस इज एक्सक्रीटेड विद यूरिन। इसलिए कहते हैं कि अगर आप वाटर सॉल्युबल विटामिन बी और सी ले रहे हैं, अगर वो आप ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं तो वो हार्मफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपकी किडनी उसको रिमूव कर देती है। लेकिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं वो आप लार्जर क्वांटिटी में नहीं ले सकते, वो आपके एडिपोज टिश्यू और लिवर में स्टोर होना शुरू कर देते हैं और वो टॉक्सिसिटी काज करते हैं उधर। तो वाटर सॉल्युबल क्वांटिटी आप एक्सेस में ले सकते हैं, लेकिन फैट सॉल्युबल विटामिन जो है वो आप एक्सेस में उतने नहीं ले सकते। Synthetic vitamins are identical to natural vitamins. Once growth and development are completed, vitamins remain essential nutrients for the healthy maintenance of the cell, tissue and organ. Functions क्या है? Vitamins are helpful for the health life of the body in the following steps. They build up the resistance of the body against diseases. ठीक है? प्रिवेंट एंड क्योर वेरियस डिजीजेस काज्ड बाय द डेफिशिएंसी, लाइक स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है। ठीक है। बेरी डिजीज जो होती है वो थायमिन की डेफिशिएंसी से होती है। ठीक है। इसी तरह डिफरेंट जो एनीमिया है वो फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होती है। इसी तरह विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकट्स होती है। इसी तरह आपके पास जो विटामिन ए है उसकी डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो डिफरेंट, इसी तरह आपके विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो सकता है कि ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। ठीक है। हीमोफीलिया की टाइप जैसी डिसीजेज आएंगी। ठीक है। तो ये सारी जो विटामिन है ये बड़े इम्पोर्टेंट हैं और इनकी डेफिशिएंसी की वजह से कोई ना कोई डिजीज हो सकती है। Stimulate and give strength to the digestive and nervous system, help health protection, help maintaining of proper health and normal growth। तो दो तरह की कैटेगरी है विटामिन की, फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन दैट डिसॉल्व इन फैट, क्योंकि इनकी नेचर फैटी होती है। बिकॉज फैट इज इजीली स्टोर्ड ऑन आवर बॉडी, फैट सॉल्युबल विटामिन कैन बी स्टोर्ड विद इन द आवर फैट, और अगर इनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए तो ये टॉक्सिसिटी का कर सकते हैं। दिस मीन दे कैन अकोमोडेट एंड मे बी सेव्ड फॉर लेटर यूज। द फैट सॉल्युबल विटामिन आर ADE, ठीक है, एडक भी कहते हैं इसको। तो ये इम्पोर्टेंट है। अगर बी और सी ये वाटर सॉल्युबल हैं और अगर इनकी आप क्वांटिटी ज़्यादा भी ले रहे हैं तो इतना खतरनाक नहीं, क्योंकि ये किडनी इसको फिल्टर करके रिमूव कर देती है। विटामिन दैट डिसॉल्व इन वाटर बिकॉज आवर बॉडी इज वाटरी एनवायरनमेंट, these vitamins can move through our body pretty easily and they can also be flushed out of the kidney। तो ये इनकी कम्प्लेक्स की कैटेगरी है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। तो ये आपके पास विटामिन का एक चार्ट है। अगर ये आपको चार्ट आता है तो आपको सारे विटामिन आ जाएंगे। ठीक है। अगर आप देखें विटामिन को हम वाटर सॉल्युबल कहते हैं और फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल चार हैं। विटामिन ए जिसको रेटिनॉल भी कहते हैं, बीटा कैरोटीन भी कहते हैं। विटामिन डी है जिसको कोलिकैल्सिफेरॉल भी कहते हैं। विटामिन के है, इसको फाइलोकिनोन कहते हैं या मीनाकिनोन कहते हैं, प्लांट और एनिमल ओरिजिन की वजह से। विटामिन ई है, इसको टोकोफिरोल कहते हैं। ठीक है। विटामिन ए जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस से बचाता है। विटामिन डी जो है वो रिकेट से बचाता है। विटामिन के है ये ब्लीडिंग से बचाता है। विटामिन ई है ये कैंसर से बचाता है, एंटीऑक्सीडेंट है ये। ठीक है। अगर विटामिन वाटर सॉल्युबल विटामिन की तरफ आ जाए, नॉन बी कम्प्लेक्स, वो एक ही है, स्कारबिक एसिड। ठीक है। ये स्कर्वी से बचाता है। ठीक है। प्रो कॉलेजन को कॉलेजन में कन्वर्ट करने में हेल्प आउट करता है। बी कम्प्लेक्स में देखें तो एनर्जी प्रोड्यूसिंग कौन कौन से हैं? थायमीन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसकी डेफिशिएंसी से बेरी डिजीज हो सकती है। राइबोफ्लेविन ये भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे कोफैक्टर बनते हैं बहुत इम्पोर्टेंट। राइबोफ्लेविन से FAD बनता है। ठीक है। तो
तो वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और दूसरी मेटाबॉलिज्म के लिए इम्पोर्टेंट है। नियासिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नियासिन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि नियासिन से NAD और NADP बनते हैं, ठीक है। और ये भी इम्पोर्टेंट है। बायोटिन, ये कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के लिए अंदर बहुत ज़्यादा यूज होता है बायोटिन। पेंटोथेनिक एसिड ये बहुत इंपॉर्टेंट है फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस के लिए। क्यों? क्योंकि पेंटोथेनिक एसिड कोएंजाइम ए बनाता है। हेमोपोएटिक यानी कि रेड ब्लड सेल की सिंथेसिस में कौन से यूज होते हैं? फोलिक एसिड और विटामिन B12। अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, फोलिक एसिड और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से। आगे भी विटामिन B6 है। ये जो जितने भी ट्रांसमाइनेशन रिएक्शन होते हैं वे विटामिन B6 के मौजूदगी में होते हैं, यानी कि जो प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म है वो पैराडॉक्सल के बगैर नहीं हो सकती, पैराडॉक्सल फास्ट। तो ये था आज का आपका इंट्रोडक्शन ऑफ विटामिन। ये अगर आपको इंट्रोडक्शन कर लिया तो आपको सारे विटामिन आ जाएंगे, ठीक है। अब आपके आने चाहिए विटामिन से क्वेश्चंस। सर इसको बी बी कम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स को क्यों बी कहते हैं? कम्प्लेक्स कहते हैं क्योंकि इसमें 7 से 8 विटामिन इकट्ठे आ रहे होते हैं। B1, B2, B3, B5, B6, B9 और B12, इसलिए इसको कम्प्लेक्स कहते हैं। सर लाइम जूस में आपने 2 एंजाइम्स बताए ने, एक प्रोलीन हाइड्रोक्सिलेज, दूसरा कौन सा है? लाइम जूस के अंदर विटामिन C होता है जो कि कोफैक्टर है लाइसिन हाइड्रोक्सिलेज का और प्रोलीन हाइड्रोक्सिलेज का। लाइसिन हाइड्रोक्सिलेज का एंड प्रोलीन हाइड्रोक्सिलेज का, ठीक है। विटामिन लाइम जूस के अंदर विटामिन एंजाइम नहीं होते, बल्कि उसके अंदर ये स्कारबिक एसिड होता है, विटामिन C होता है जो कि कोफैक्टर है लाइसिन हाइड्रोक्सिलेज का और प्रोलीन हाइड्रोक्सिलेज का। हाँ जी। सर और स्कर्वी में ब्रेकडाउन किसकी बताई आपने? स्कर्वी में क्या होता है कि ये जो आपके कोलेजन टिश्यू है लिप्स के और आपकी आर्टरीज के, ये अच्छे डेवलप नहीं होते। क्यों? क्योंकि विटामिन C की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से ये जो आपके ऊँट हैं ये फट जाते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रो कोलेजन कोलेजन में कन्वर्ट नहीं होता ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C, ठीक है, स्कारबिक एसिड। तो जब ये हम विटामिन C लेते हैं तो फिर ये रिकवर कर जाते हैं, क्योंकि फिर उनको ये जो आपका प्रोलीन हाइड्रोक्सिलेज है और लाइसिन हाइड्रोक्सिलेज है इनको कोफैक्टर मिल जाते हैं। तो ये फिर बॉन्डिंग बनती है कोलेजन टिश्यू के दरमियान। जब ये तक ये हाइड्रोक्सिलेशन नहीं होगी, कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं बनेगी अल्फा हेलिसेस के दौरान। तो अगर अल्फा हेलिसेस के दरमियान कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं बनेगी तो प्रो कोलेजन कोलेजन में कन्वर्ट नहीं होगी। जब इनकी डिटेल करेंगे तो उनमें आपको समझाएंगे। हाँ जी, और कोई? हाँ जी, तो अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं हमारा लेक्चर फैट सॉल्युबल विटामिन के ऊपर। तो फैट सॉल्युबल में सबसे पहले हम विटामिन ए को डिस्कस करेंगे। विटामिन ए को हम रेटिनोल भी कहते हैं, रेटिनोइक एसिड भी कहते हैं, रेटिनल भी कहते हैं। हाई लेवल्स आर ट्राटोजेनिक। अगर आप हाई लेवल ले लेंगे तो ये ट्राटोजेनिक हो सकता है। ट्राटोजेनिक क्या होता है कि बर्थ डिफेक्ट्स आते हैं बेबी के अंदर, वो जब वो बॉर्न होता है तो उसमें बर्थ डिफेक्ट्स आते हैं। प्रमोट ऑस्टियोप्रोसिस, यानी कि बोन्स की भी जो है ना होता है। और लो लेवल में क्या होता है कि नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है और जीरोफ्थैल्मिया हो जाता है। जीरोफ्थैल्मिया क्या हो जाता है कि जीरोफ्थैल्मिया होता है कि ड्राइनेस ऑफ योर कार्निया, आपका जो कार्निया है वो ड्राई हो जाता है। इसके एक्टिव फॉर्म 3 है, रेटिनल, रेटिनोल एंड रेटिनोइक एसिड। रेटिनल, रेटिनोल एंड retinoic acid. Retinol is found as a ester bound to the protein.
यानी कि ये प्रोटीन के साथ बाउंड होता है, जो रेटिनोल होता है, अल्कोहलिक फॉर्म। had also occurred to remove the protein and esterase convert retinol ester to retinol that can be absorbed into the mycelium around the absorption in the duodenum and the jejunum. Retinol is re-esterified for the transport in the chylomicron. तो काइलोमाइक्रोन जब अब्जॉर्प्शन हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो रेटिनोल को जो चीज ट्रांसपोर्ट करती है वो काइलोमाइक्रोन है। तो रेटिनोल है, उसके साथ प्रोटीन लगी हुई है, पहले वो प्रोटीन रिमूव होती है, फिर जो है इसकी अब्जॉर्प्शन होती है और जिजिनम या ड्यूडिनम के अंदर, और फिर ये रीस्टाइफाइड होता है। सोर्सेज क्या है? लिवर, डेयरी, डार्क ग्रीन येलो वेजिटेबल्स, बीटा कैरोटीन फ्रॉम फ्रूट्स खासखास ये जो आपका गाजर है, एंड वेगीज कंटेन 2 molecules ऑफ रेटिनोल। Biochemical function: retinol and retinoic acid act like a steroid hormone to aid in differentiation and growth of epithelial cells. तो एपिथेलियल सेल की ग्रोथ के लिए विटामिन ए इम्पोर्टेंट है। Retinoic acid also participate in glycoprotein synthesis which is important in cell signaling। ठीक है, ये ग्लाइकोप्रोटीन जो है मैंने आपको बताया कि ये रिसेप्टर साइड पे भी होते हैं और सेल टू सेल रिकॉग्निशन में भी हेल्प आउट करते हैं। ये जो रिसेप्टर साइड है ज्यादातर ये ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं which are important in cell signaling. Retinol is needed in reproductive process and antibody synthesis. Retinol is incorporated into the visual component of eye rhodopsin, और rhodopsin की reduced form आती है तो वो फिर लाइट में अच्छा नजर आता है, and plays an important role in vision। तो अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो रिडोप्सिन जो है वो आपका काम नहीं करेगा और नाइट में आपको नजर आना बंद हो जाएगा। विटामिन डी, विटामिन डी अगर इसके प्लांट सोर्सेज को देखें तो उसको हम अर्गो कैल्सीफिरोल कहते हैं, जिसको विटामिन D2 भी कहते हैं, या कोली कैल्सीफिरोल, ये एनिमल या बैक्टीरियल ओरिजिन का है, तो इसको हम विटामिन D3 कहते हैं। तो इसकी डेफिशिएंसी से बच्चों में रिकेट्स हो जाती हैं, ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट, यानी कि बोन्स कमजोर होना शुरू हो जाती हैं एडल्ट्स के अंदर। स्ट्रांग रिस्क फैक्टर फॉर वेरियस कैंसर्स, बोनी कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। एक्सेस लेवल कैन काज सिस्टेमिक कैल्सिफिकेशन एंड हाइपरटेंशन, जो इसका एक्सेस लेवल है वो कैल्सिफिकेशन काज कर सकता है, सोल्डिफिकेशन काज कर सकता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर, और हाइपरटेंशन उसके नतीजे में हो जाती है। रिकमेंडेड डेली डाइटरी अलाउंस क्या है? इसका वैल्यू हैज बीन इंक्रीज एंड इज बिलीव दैट मोर पीपल आर डेफिशिएंट दैट आर प्रीवियसली थॉट। ये एशियन पॉपुलेशन में हालांकि सनलाइट बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है वो तो इसमें बहुत ज़्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि इधर सन तो बहुत है लेकिन सन बार थिंग बहुत कम होती है इधर। एक्टिव फॉर्म 1 to 5 कोलिकैल्सीफिरोल है। ठीक है, इसको कैल्सीट्राइयोल भी कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे होते हैं, एक थर्ड कार्बन के ऊपर, एक फर्स्ट कार्बन के ऊपर और एक 25 कार्बन के ऊपर, तो इसीलिए इसको हम कैल्सीट्राइयोल भी कहते हैं। अच्छा, अब्जॉर्प्शन क्या होती है? विटामिन डी आर अब्जॉर्ब इन द ज्यूजिनम और हीलियम ऑफ द इन द प्रेजेंस ऑफ फैट एंड बाइल साल्ट। ये जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन हैं ये मोस्टली सॉल्युबलाइज होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फैट और बाइल साल्ट्स। सोर्सेज क्या है? मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट आर मेट बाय द synthesis of 1 to 5 cholecalciferol from 7D hydrocholesterol in sun exposed skin।
जब आप लाइट में बैठते हैं 45 के एंगल के ऊपर, तो 7 डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस होता है विच इज प्रो विटामिन डी। फिर ये किडनी में जाता है, वहाँ पे इसकी हाइड्रोक्सिलेशन होती है। फिर ये लिवर में जाता है, वहाँ पे हाइड्रोक्सिलेशन होती है। और हमारे पास एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी आती है, जो कि क्या करता है, दो चीज़ें करता है। एक कैल्शियम और फास्फेट का बैलेंस जो है वो मेंटेन करता है आपके ब्लड के अंदर भी और बोन के अंदर भी। फूड सोर्सेज क्या है? लिवर, बीफ, व्हील, फोर्टिफाइड डेयरी एंड फिश ऑयल, ये सारे इसके सोर्सेज हैं। बायोकेमिकल फंक्शन, इसके अलावा लिवर कॉर्ड ऑयल में काफ़ी अच्छा होता है विटामिन डी। Calcitriol works in conjunction with parathyroid hormone to maintain the adequate calcium level in the body by increasing the absorption of calcium in the intestine। ये जो विटामिन डी है, ये पैराथायरॉयड के साथ, ये हार्मोन है, इसके साथ वर्क करता है और कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से। ठीक है। Also stimulate the calcium release from the bone, stimulate the calcium reabsorption from the kidney। ये सारे क्या है, विटामिन डी के फंक्शन है। और चौथा फंक्शन इधर मेंशन नहीं है, वो मैं बता देता हूँ। इट मेंटेन द बैलेंस ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस in the bone। It maintain the balance of calcium and phosphorus in your bone। इसलिए ये बोन और टीथ की डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन डी। हमारे पास जो थर्ड और सेकंड लास्ट विटामिन है वो है विटामिन ई, जिसको हम टोकोफिरोल भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है डाइट के अंदर। क्यों? क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर वर्क करता है। ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज हो जाती हैं, कैंसर, आर्थरियोस्क्लेरोसिस, हाई लेवल में काज हाइपरटेंशन। ठीक है। न्यूरोलॉजिकल नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम्स आती हैं। क्यों? क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट का एक्टिविटी कम होगी तो कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, आर्थरियोस्क्लेरोसिस होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। एक्टिव फॉर्म कौन सी है? इसको डी अल्फा टोकोफिरोल कहेंगे, जिसको इसकी एक और एक्टिव फॉर्म होती है जिसको टोकोट्राइइनोल कहते हैं। अब्जॉर्प्शन विटामिन ई absorption requires the presence of fat and bile salt in the jejunum for the incorporation chylomicron। सोर्सेज क्या हैं? वेजिटेबल ऑयल, सीड ऑयल, लीफी ग्रीन वेजिटेबल। बायोकेमिकल फंक्शंस क्या हैं? Vitamin E is one of the best antioxidant against peroxidation of polyunsaturated fatty acid of cellular membranes। आगे विटामिन के है लास्ट वन हमारा, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि ये ब्लड क्लोटिंग में बहुत ज़्यादा आम रोल प्ले करता है। अच्छा, विटामिन के भी दो नाम हैं। फाइलोकिनोन ये प्लांट ओरिजिन का है, मीनाकिनोन ये बैक्टीरियल और एनिमल ओरिजिन का है। डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है? हेमरेज और ऑस्टियोपोरोसिस। हेमरेज यानी कि ब्लड अगर आपका ब्लीडिंग हो रही है तो वो रुकेगी नहीं, वो होती रहेगी, जिसकी वजह से ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ब्लड की डेफिशिएंसी कंडीशन को हम हेमरेज कहते हैं। मे बी रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर, तो इसकी डेफिशिएंसी से कैंसर भी हो सकता है। इसके एक्टिव फॉर्म को हम हाइड्रोकिनोन कहते हैं। विटामिन के absorption where the presence of fat and bile acids in the distal ileum and colon। ये मैंने आपको बताया, जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन हैं इनको अब्जॉर्ब होने के लिए, डिजॉल्व होने के लिए फैट भी चाहिए और बाइल एसिड भी चाहिए, बाइल साल्ट भी चाहिए। K1 प्लांट सोर्सेज, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स एंड सोयाबीन ऑयल ये इसका सोर्स है। K2 ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन आर प्रोवाइडेड बाय द बैक्टीरिया इन द कोलन। बैक्टीरिया बहुत सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन रिलीज करते हैं। एक विटामिन के रिलीज करते हैं, विटामिन ई रिलीज करते हैं। ठीक है, और भी काफ़ी ज़्यादा विटामिन ये बना रहे होते हैं।
इसलिए जो माइक्रोफ्लोरा होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, आप जब आजकल मैं एक यूज कर रहा हूँ अगमेंटन, वो हमारे नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा को भी खत्म कर देगी। तो जो एंटीबायोटिक्स है जहाँ पे उसके यूजफुल एस्पेक्ट हैं वहाँ पे उसके बैड भी इम्पैक्ट होते हैं। विटामिन के is required for the synthesis of blood clotting factor like 2, 7, 9 and 10. It is the cofactor for the gamma carboxylation of glutamic acid residue present in the protein. जब तक ये इसकी कार्बोक्सिलेशन ही होगी गैमा कार्ब पोजीशन पे, तो तब तक ये क्लोटिंग फैक्टर जो है एक्टिव फॉर्म में नहीं आएंगे और कैल्शियम उसके साथ बाइंड नहीं कर सकेगा। जब तक कैल्शियम नहीं बाइंड करेगा तो तब तक क्लोटिंग नहीं होगी। ठीक है। इन किडनी प्रिवेंट फ्रॉम किडनी स्टोन, और किडनी में क्या करता है, ये किडनी स्टोन बनाने में प्रिवेंट करता है। विटामिन के इज आल्सो ए कोफैक्टर फॉर द सिंथेसिस ऑफ टू बोन प्रोटीन ऑस्टियोकैल्सिन एंड इम्पोर्टेंट फॉर बोन मैट्रिक्स। तो ये जो बोन के अंदर कमजोरी आ जाती है बाज़ औक़ात, वो भी विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। तो ये तो थे आज का आपका लेक्चर। तो इसमें आपका जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं आप करें, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट बने। हाँ जी। तो अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन में सबसे पहले हम थायामीन को डिस्कस करेंगे। थायामीन को हम B1 भी कहते हैं। इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है उसको हम बेरी कहते हैं। बेरी की क्या सिम्टम्स हैं, इसमें वेट लॉस होता है, इमोशनल डिस्टर्बेंस आती है, इम्पेयर्ड सेंसरी परसेप्शन यानी कि वर्निकेज इंसेफेलोपैथी आती है, जिसमें वीकनेस हो जाती है लिम्स के अंदर, और पीरियड्स ऑफ इरेगुलर हार्ट बीट होती है, यानी कि हार्ट बीट कभी तेज हो जाती है कभी नॉर्मल हो जाती है। तो जो इसके अलावा न्यूरल जो सेंसेशन है वो कम हो जाती है, अटाक्सियल सिम्टम्स आते हैं। इसके अलावा एडिमा बहुत से बॉडी के टिश्यूज़ के अंदर हो जाता है, जिसमें वाटर डिपोजर होता है टिश्यूज़ के अंदर, और वो टिश्यू स्वेल कर जाते हैं। इसमें मोस्टली जो बंदे वाइट राइस खाते हैं जो कि पॉलिश्ड होता है, उसमें थायामीन की डेफिशिएंसी होती है, तो उनको ये बेरी डिजीज़ हो सकती है। तो बेरी में क्या होता है कि न्यूरल सिंड्रोम आ जाती है, यानी कि न्यूरल इंसेफेलोपैथीज आ जाती हैं। तो एक्टिव फॉर्म इसकी क्या है, थायामीन पायरोफॉस्फेट है, जिसको थायामीन डाइफॉस्फेट भी कहते हैं। थायामीन पायरोफॉस्फेट जो है वो थायामीन में कन्वर्ट हो जाती है जीआईटी ट्रैक के अंदर, और फिर वो ऑब्जॉर्ब होती है जीजीनम और हीलियम के अंदर। सोर्सेज क्या है, मिल्क, व्हीट, इसके अलावा होल ग्रेन सीरियल्स, नट्स, सीड्स, यीस्ट, लेग्यूम्स, चिकन, फिश और मीट वगैरह हैं। थायमिन पायरोफॉस्फेट इज नीडेड फॉर कोएंजाइम इन द मोस्टली जो हमारी बॉडी के अंदर डी कार्बोक्सिलेज होते हैं उनका ये कोफैक्टर होता है। मसलन पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स में एक डी कार्बोक्सिलेज होता है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स के अंदर एक डी कार्बोक्सिलेज होता है। इसके अलावा ब्रांच चेन कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स के अंदर एक डी कार्बोक्सिलेज होता है, उनका ये कोफैक्टर होता है। और तो मोस्टली ये जो कार्बोक्सिलेज ग्रुप है उसको रिमूव करने के लिए डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स में जो पहला एंजाइम होता है वो E1 डी कार्बोक्सिलेज होता है, दूसरा ट्रांस एसिटाइलेज होता है, तीसरा डिहाइड्रोजिनेज होता है। तो जो डी कार्बोक्सिलेज है उसको फंक्शन करने के लिए थायमीन पायरोफॉस्फेट की ज़रूरत होती है। दूसरा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी बॉडी के अंदर एक और होता है पाथवे, जिसको पेंटोज फास्फेट शंट पाथवे कहते हैं, या उसको कहते हैं हेक्सोज मोनोफास्फेट शंट पाथवे कहते हैं। उसके दौरान क्या होता है, वेरियस पेंटोजेस सिंथेसाइज होते हैं और NADPH सिंथेसाइज होते हैं, और NADPH मोस्टली जो रिड्यूसिंग एंजाइम है उनका ये कोफैक्टर होता है।
बहरहाल ये जो हेक्सोज मोनोफास्फेट शंट पाथवे या पेंटोज फास्फेट पाथवे है, इनके अंदर एक कोई बहुत ज़्यादा ट्रांसकीटोलेज रिएक्शंस होते हैं, उनका ये को फैक्टर है थायमीन। तो अगर ये ट्रांसकीटोलेज रिएक्शन रुक जाएंगे थायमीन की डेफिशिएंसी की वजह से, तो पेंटोसिस बनना भी बंद हो जाएंगी, जो कि न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट होता है नर्व कंडक्टेंस के लिए और मेम्ब्रेन की सिंथेसिस के लिए। आगे है बी टू को हम राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। इसमें बॉडी पेल हो जाती है, एंगुलर स्टोमेटाइटिस हो जाती है, इसमें आपके जो लिप्स हैं इसके अराउंड स्वेलिंग आ जाती है, चिलोसिस, ओरल बकल कैविटी लेजन्स। चिलोसिस क्या होता है, ये आपके फेस के अराउंड जो है वो स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा ओरल बकल कैविटी के अंदर लीजन्स यानी कि स्पॉट्स बन जाते हैं। इसके अलावा रिथमेटिस हो जाती है, जिसमें ग्रीसी रैश इन पैचेस आ जाते हैं, यानी कि रैशेज बन जाते हैं आपकी स्किन के ऊपर और आपकी स्किन शार्क लाइक नज़र आना शुरू हो जाती है। तो रिथमेटिस में क्या होता है कि ये जो ग्रीसी रैश बन जाते हैं आपकी स्किन के ऊपर। अच्छा, इसकी राइबोफ्लेविन की जो B2 की एक्टिव फॉर्म है उसको हम FAD या FMN कहते हैं। जो डाइट्री FMN FAD है, पहले वो हाइड्रोलाइज हो जाता है राइबोफ्लेविन के अंदर और फिर वो अब्जॉर्ब होता है ड्यूटीनम के अंदर या जीजीनम के अंदर। इसके अगर सोर्सेज को देखें तो मिल्क प्रोडक्ट, एग्स, ग्रीन वेजिटेबल, आर्गन मीट है, लेग्यूम है, वीट जर्म है। तो ये FAD इसकी मोस्टली जो ऑक्सीडोरेडक्टेजेस एंजाइम होते हैं उनका ये कोफैक्टर है। इसके अलावा जो ऊपर हमने डीहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्सेस का जिक्र किया है, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स, अल्फा कीटोग्लूटरेट डीहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स या ब्रांच चेन कीटो एसिड डीहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स, उनका भी ये कोफैक्टर है FAD। ठीक है। इसके अलावा ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो चैनल होता है सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज का, उसका भी ये पार्ट होता है जो कि क्रेब्स साइकिल का एंजाइम है। FAD जो है वो सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज का एक कोफैक्टर है। ये इन सारे को एंजाइम कहलाते हैं क्योंकि इनकी नेचर ऑर्गेनिक होती है। इसके अलावा एंथीन ऑक्सीडेज को जो यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है एंजाइम, उसके लिए भी FAD चाहिए होता है। इसके अलावा फैटी एसाइल को डीहाइड्रोजिनेज की जो एंजाइम के लिए है उसके लिए भी FAD एज ए को एंजाइम चाहिए होता है। इसके अलावा फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के लिए भी जो है को एंजाइम A चाहिए होता है। सिंथेसिस ऑफ एक्टिव फॉर्म ऑफ फोलिक एसिड, इसके लिए भी आपको चाहिए होता है राइबोफ्लेविन। एंजाइम इन कोलिन कैटाबॉलिज्म एंड ग्लूटाथायोन रिडक्टेज के लिए भी FAD चाहिए। जो ग्लूटाथायोन रिडक्टेज है, ये ग्लूटाथायोन की मोस्टली एंजाइम की जो ग्लूटाथायोन है इसकी रिड्यूस फॉर्म लाने में हेल्प आउट करता है, तो उसके लिए FADH चाहिए होता है। B5 जिसको पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं, इसकी डेफिशिएंसी मोस्टली नहीं होती और ये मोस्टली कोएंजाइम A और साइल कैरियर प्रोटीन बनाता है लॉन्ग विद साइल कैरियर प्रोटीन सिस्टीन की मौजूदगी में बनती है। और ये जो कोएंजाइम A है ये पहले पेंटोथेनिक एसिड में कन्वर्ट होता है, फिर अब्जॉर्ब होता है ड्यूटेनियम पोर्शन के अंदर। वर्चुअली एवरीवेयर ये प्रेजेंट होता है, मीट, एग योक, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स, लेग्यूम, मशरूम, रॉयल जेलीज के अंदर ये मौजूद होता है। द थायोल ग्रुप ऑफ कोएंजाइम A आर असाइल कैरियर प्रोटीन एक्ट एज ए कैरियर ऑफ असाइल ग्रुप, यानी कि कहीं पे भी असाइल ग्रुप ने मिथाइल प्रोपाइल या ब्यूटाइल ग्रुप ने ट्रांसफर होना होता है फैटी एसिड सिंथेसिस के दौरान, तो उसके लिए साइल कैरियर प्रोटीन हेल्प आउट करती है और ये साइल कैरियर प्रोटीन कोएंजाइम A और सिस्टीन रेजिड्यू से बनती है। द अटैचमेंट ऑफ कोएंजाइम A एक्टिवेट द कंपाउंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, प्रोटीन एसिटाइलेशन एंड फैटी एसिड सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन की एसिटाइलेशन तब एस्टल ग्रुप उनमें तब तक ऐड नहीं होगा जब कोएंजाइम A नहीं होगा। इसके अलावा फैटी एसिड की सिंथेसिस होनी है या फैटी एसिड की कैटाबॉलिज्म होनी है। तो फैटी एसिड की कैटाबॉलिज्म के लिए तो कोएंजाइम A चाहिए, लेकिन फैटी एसिड की सिंथेसिस के लिए कोएंजाइम A के साथ साथ आपको ACP भी चाहिए, सेल कैरियर प्रोटीन भी चाहिए। B6 है, इसके कई नाम है, इसको पेरिडोक्सिन भी कहते हैं, पेरिडोक्सल भी कहते हैं और जो डोक्सामीन भी कहते हैं।
इसकी डेफिशिएंसी से न्यूरोपैथीज, पेरिफेरल न्यूरोपैथीज हो जाती है, एनीमिया, हाइपर होमोसिस्टीनेमिया हो जाता है, यानी कि होमोसिस्टीन का लेवल ज़्यादा हो जाता है जो कि सिस्टीन और मैथ्योनिन की सिंथेसिस में एज ए सबस्ट्रेट यूज होता है। मैनी अदर डिजीजेस लाइक ये है प्री मेच्योर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो सिंड्रोम है, जिसमें जो है ना सर्टन सिम्टम्स आती हैं फीमेल्स के अंदर। इसके अलावा फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट, ये भी फाइबर ज़्यादा बनते हैं ब्रेस्ट के अंदर, तो ये भी जो है B6 की डेफिशिएंसी से होता है। पेरिडोक्सल फास्फेट इज डी फास्फोरिलेटेड, तो पहले ये पेरिडोक्सिन में कन्वर्ट होता है, फिर ये अब्जॉर्ब होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। प्लस इसका और काम क्या होता है कि ये B6 जो है ये मैग्नीशियम की अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। कहाँ कहाँ पे ये मौजूद होता है? लिवर, मैक्रोल, सल्मन, बनानास, वेजिटेबल, एग्स, चिकन, व्हीट, जर्म्स, यीस्ट, लेग्यूम्स के अंदर ये मौजूद होता है। जो आपका पेरिडोक्सल फास्फेट है, ये कौन एंजाइम है? मोस्टली एंजाइम का जो डी कार्बोक्सिलेशन करते हैं अमाइनो एसिड की। लाइक ट्रिप्टोफान से सेरोटोनिन बनता है, सेरोटोनिन जो आपके स्लीपिंग पैटर्न को कंट्रोल करता है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ग्लूटामिक एसिड जो है वो गैमा अमाइनो बुटारिक एसिड में कन्वर्ट होता है। इसके लिए जो एंजाइम चाहिए, इसके लिए ये कोफैक्टर चाहिए होता है पेरिडोक्सल फास्फेट। इसके अलावा ट्रांसमाइनेशन रिएक्शन के लिए चाहिए होता है आपका पेरिडोक्सल फास्फेट। ट्रांसमाइनेशन में लाइक एलानिन माइनोट्रांसफेट, स्पार्टिन माइनोट्रांसफेट, इन सब के लिए जो है वो आपको चाहिए होता है पेरिडोक्सल फास्फेट एज ए कोफैक्टर। इसके अलावा नियासिन है, नियासिन से मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिव फॉर्म बनती है NAD और NADP, और ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए जिस तरह थायमीन इम्पोर्टेंट है, इसी तरह NAD भी इम्पोर्टेंट है। मसलन मोस्टली जो रिड्यूसिंग रिएक्शंस हैं ऑक्सीडोरेडक्टेज क्लास के, उनको फंक्शन करने के लिए NAD चाहिए होता है। लाइक हमने पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स पढ़ा है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज पढ़ा है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स पढ़ा है, ब्रांच चेन कीटोएसिड डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स पढ़ा है। तो इन सब को फंक्शन करने के लिए NAD की ज़रूरत होती है। तो NAD की अगर डेफिशिएंसी है तो प्लेग्रा की जो डिजीज़ हो जाती है। प्लेग्रा में भी क्या होता है? 3D होते हैं, डायरिया, डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस, स्किन का उतरना वगैरह। इसके अलावा ये गुड कोलेस्ट्रॉल प्रोटीन को बढ़ा देती है, HDL को बढ़ा देती है अगर नियासिन आप ले रहे हैं, और ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करती है। तो इसकी एक्टिव फॉर्म क्या है? NAD और NADP। जो आप नियासिन लेते हैं ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होती है, लेकिन कुछ आपके स्टमक के अंदर भी अब्जॉर्ब होती है। सोर्सेज क्या हैं? ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, मीट, पोल्ट्री, फिश एंड एग्स हैं। नियासिन इज B3 vitamins that made and used by your body to turn food into energy। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मोस्टली एंजाइम का कोफैक्टर है, लाइक पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स है, तो इसलिए ये एनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिशिएंसी से न्यूरल डिजीजेज हो सकती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो आपका कर सकता है इफेक्ट। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बूस्ट अप करती है और नर्वस सिस्टम को भी बूस्ट अप करता है। नियासिन इज ऑफन पार्ट ऑफ डेली मल्टीविटामिन, बट मोस्ट पीपल गेट इनफ नियासिन फ्रॉम फूड दे ईट। आगे B12 है, ठीक है। ये जो आपका नियासिन है इसको हम B3 भी कहते हैं। नियासिन को हम क्या कहते हैं? B3। B12 कोबालामीन, इसकी जो है दो एक्टिव फॉर्म है, मिथाइल कोबालामीन एंड डीऑक्सी एडिनोसिल कोबालामीन। कौन कौन सी दो एक्टिव फॉर्म है? मिथाइल कोबालामीन एंड डीऑक्सी एडिनोसिल कोबालामीन। इसकी डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, लेकिन इस मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को हम परनीशियस एनीमिया भी कहते हैं, क्योंकि ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एक और विटामिन की डेफिशिएंसी से हो जाता है, जिसको हम फोलिक एसिड कहते हैं। ठीक है, फोलेट, B6 नहीं, इसको B6 नहीं कहेंगे, ये फोलिक एसिड जो है आपका, ये जो विटामिन है इसकी से भी आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। लेकिन अगर आपने डिफरेंशिएट करना है कि B12 की डेफिशिएंसी से है या
B7 की डेफिशिएंसी से है, तो आप इसको आप कहते हैं परनीशियस एनीमिया और उसको आप मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। तो मैक्रोसिटिक एनीमिया भी है, इसकी डेफिशिएंसी से हो जाता, हाइपर होमोसिस्टिनेमिया भी हो जाता है, और न्यूरल डिजीजेस भी हो जाती हैं लाइक डिमेंशिया, जो अटाक्सियल सिस्टम्स आती हैं, ये इसकी डेफिशिएंसी से आते हैं। तो B6 पैराडॉक्सल फास्फेट है, और B12 आपके पास दो फॉर्म है, मिथाइल कोबालामीन और डीऑक्सी एडिनोसिल कोबालामीन। अब्जॉर्प्शन क्या होती है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर? एक इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोटीन है जो कि विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन करती है। लिवर, किडनी, एग्स, चीज, फिश, मिल्क ये सोर्स हैं विटामिन B12 के। Deoxyadenosyl cobalamin is a coenzyme for the conversion of methyl malonyl-CoA into succinyl-CoA during gluconeogenesis and short-chain fatty acid metabolism। ये B12 जो है म्यूटेज एंजाइम ये कन्वर्ट करता है एल मिथाइल मैलोनाइल को एक सक्सिनाल कोए में, और फिर ये सक्सिनाल को एक क्रैब साइकिल में यूज होकर ग्लूकोज बनाता है, यानी कि एक्सालो एसीटेट बनाता है, और एक्सालो एसीटेट फिर चेंज हो जाता है ग्लूकोज के अंदर। मिथाइल कोबालामीन इज ए कोएंजाइम इन द कन्वर्जन ऑफ होमोसिस्टीन टू मैथियोनिन, यानी कि होमोसिस्टीन की कन्वर्जन होती है मैथियोनिन और सिस्टीन के अंदर, इसलिए इस ये फोलिक एसिड की सिंथेसिस में भी हेल्प आउट करता है। तो होमोसिस्टीनेमिया हो जाता है फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से भी और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से भी। तो मिथाइल ग्रुप मिथाइल टेट्राफोलेट टू टेट्रा हाइड्रोफोलेट में ये कन्वर्ट हो जाता है। दिस स्टेप हेल्प टू मेंटेन द स्टोर्स ऑफ मैथियोनिन एंड क्रिएट टेट्राहाइड्रोफोलेट नीडेड इन द न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। बायोटिन जो है इसकी डिजीजेज तो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी डर्मेटाइटिस हो सकती है। इसके अलावा इसकी एक्टिव फॉर्म कार्बोक्सी बायोटिन है। बायोटिन के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एटीपी की मौजूदगी में, तो कार्बोक्सी बायोटिन बनती है। फिर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप ट्रांसफर हो जाता है किसी भी 3 कार्बन कंपाउंड या 2 कार्बन कंपाउंड के ऊपर, और वो 4 या 3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। बायोटिन जो है एक प्रोटीन के साथ लगा होता है, वो प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाती है, फिर ये आपके जीजीनम के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है। अगर आप रा वाइट एग यूज कर रहे हैं तो ये इनहिबिटो कर देती है अब्जॉर्प्शन ऑफ बायोटिन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, तो राग यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बायोटिन की डेफिशिएंसी का कर देगी। लार्जली फ्रॉम नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द गट, बैक्टीरिया आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में इसको बनाते हैं। लीवर, सोयाबीन, एग योग, लेग्यूम, टमाटो एंड यीस्ट ये इसके सोर्सेज हैं। फंक्शंस क्या हैं? फंक्शन एज कोएंजाइम फॉर द पायरुवेट कार्बोक्सिलेज और एसिटाइल कार्बोक्सिलेज का ये कोफैक्टर है। जो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज है ये एक्सालो एसीटेट बनेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस के दौरान या ग्रेब साइकिल में ये यूटिलाइज होता है, और एसिटाइल कार्बोक्सिलेज क्या करेगा? एसिटाइल कोए को मैलोनाइल कोए में कन्वर्ट करता है। फोलिक एसिड जो है ये इसकी डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, इसको हम B9 कहते हैं, B7 इसको B9 कहते हैं। ये जो आपका फोलिक एसिड है इसको हम B9 कहते हैं। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई है तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा या मैक्रोसिटिक एनीमिया। इसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी आते हैं जो कि न्यूरल प्रॉब्लम काज करते हैं आगे जाके। इसके अलावा इसमें हाइपर होमोसिस्टिनेमिया भी हो जाता है। टेट्राहाइड्रोफोलेट इसकी एक्टिव फॉर्म है, और ये जो लगा होता है फोलिक एसिड पॉलीग्लूटामेट के साथ, ये पहले मोनोग्लूटामेट में कन्वर्ट होता है और फिर ये अब्जॉर्ब होता है आपकी जेजुनम पोर्शन के अंदर। सोर्सेज क्या है? लिवर, अल्फा ग्रीन वेजिटेबल, लिमा बीन्स, यीस्ट ये इसके सोर्सेज हैं। टेट्राहाइड्रोफोलेट सर्व एज ए कोफैक्टर एज ए कैरियर ऑफ वन ऑफ कार्बन यूनिट मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट टू मिथाइलिन tetrahydrofolate and formyl tetrahydrofolate. Tetrahydrofolate is needed for the metabolism of amino acid like
सीरीन, मैथ्यूनिन, ग्लाइसिन, हिस्टाडीन, इन अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? सीरीन, मैथ्यूनिन, ग्लाइसिन एंड हिस्टाडीन। It plays an important role for the synthesis of purine and pyrimidine and also help in the formation of nucleotides. अच्छा, ये नॉन बी कम्प्लेक्स विटामिन है विटामिन सी, लेकिन ये भी वाटर सॉल्युबल है। इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी हो जाती है। इसकी एक्टिव फॉर्म एस्कॉर्बिक एसिड है। ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जॉर्ब होती है हीलियम पोर्शन में, लेकिन ये आयरन की ऑब्जॉर्प्शन भी बढ़ा देती है। इसलिए जब आप आयरन लेते हैं तो साथ में थोड़ा सा विटामिन बी सी भी लेना चाहिए, क्योंकि ये आयरन की एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। कलरफुल फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स, कैबेज एंड स्पाइनच, और आजकल एक फल चल रहा है अमरूद, उसके अंदर भी वाफर क्वांटिटी में ये होता है। ascorbic acid serve as a donor of reducing equivalent in hydroxylation to keep the metal cofactor in reduced state। ठीक है, ये मेटल कोफैक्टर को ड्यूस स्टेट में रखने में हेल्प आउट करता है, इसलिए ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। विटामिन सी आल्सो हेल्प टू रीजनरेट द विटामिन ई एंड एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट। तो विटामिन सी डायरेक्टली तो एंटीऑक्सीडेंट नहीं एक्ट करता, लेकिन इंटरएक्टली क्या करता है, ये विटामिन ई की एक्टिवेशन करता है, जो कि बड़ा अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। प्रोलीन हाइड्रोक्सी प्रोलीन में कन्वर्ट हो जाती है प्रोलीन हाइड्रोक्सिलेज की मौजूदगी में, और इसके लिए कोफैक्टर चाहिए आपको विटामिन सी। ठीक है, और ये कोलेजन की प्रो कोलेजन को कोलेजन में कन्वर्ट करने में हेल्प आउट करता है। इसलिए लाइसिन हाइड्रोक्सिलेज भी क्या करता है, लाइसिन की हाइड्रोक्सिलेशन करता है हाइड्रोक्सी लाइसिन, जिसकी वजह से जो कोलेजन के अल्फा हेलिसेस होते हैं उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से प्रो कोलेजन कोलेजन में कन्वर्ट हो जाती है। और अगर नहीं होगी तो स्कर्वी होगी, ये इसमें आपके लिप्स के अंदर से ये फट जाएंगे और इनसे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, और आपके जो आर्टरीज हैं उसमें भी बाज़ ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये है आपका वाटर बी कम्प्लेक्स और वाटर सॉल्युबल विटामिन बी, वाटर सॉल्युबल नॉन बी कम्प्लेक्स विटामिन सी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको जो लिंक है आपके पास आता रहे। थैंक यू। तो विटामिन होते क्या हैं, इनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। फिर एसोसिएटेड डिजीज़ को डिस्कस करेंगे कि इससे एसोसिएटेड डिजीज़ कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम विटामिन को देखेंगे, उनकी डेफिनेशन को देखेंगे, क्लासिफिकेशन, विटामिन इम्पोर्टेंस, वाटर सॉल्युबल विटामिन, विटामिन बी, विटामिन सी, वेट सॉल्युबल विटामिन, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन, डेली रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस ऑफ विटामिन। तो विटामिन होते क्या हैं? विटामिन आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन ट्रेसेस अमाउंट टू परफॉर्म स्पेसिफिक सेलुलर फंक्शन। ये एक डेफिनेशन होगी। और vitamins are the organic compound that cannot be synthesized inside the body in adequate amount but needed for normal function, growth and maintenance। तो विटामिन की दो कैटेगरी हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन जिसमें बी कम्प्लेक्स आ जाता है, और नॉन बी कम्प्लेक्स आ जाता है। स्कॉर्बिक एसिड नॉन बी कम्प्लेक्स है। और बी कम्प्लेक्स में आगे है एनर्जी प्रोड्यूसिंग कौन कौन से हैं, थायमीन है, राइबोफ्लेविन है, नियासिन है, बायोटिन है, पेंटोथेनिक एसिड है। हेमोबायोटिक यानी कि जो रेड ब्लड सेल की सिंथेसिस में हेल्प आउट करते हैं वो फोलिक एसिड है, और विटामिन बी12 है। इनकी डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। दूसरे पेरिडोक्सल एंड पैराडोक्सामीन, ये ट्रांसमाइनेशन रिएक्शन में यूज होते हैं, माइनो ग्रुप को ऐड या रिमूव करने में यूज होते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन में रेटिनोल, बीटा कैरोटीन, विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन के है। विटामिन के की दो फॉर्म होती हैं, फाइलोक्विनोन्स एंड मेनाक्विनोन्स। विटामिन ई जो है वो टोकोफिरोल कहते हैं इसको, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो सबसे पहले हम B7 को डिस्कस करते हैं, बायोटिन को। तो बायोटिन जो है ये जितने भी ऑलमोस्ट कार्बोक्सिलेज होते हैं बॉडी के अंदर, जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप की फॉर्म में,
उनका ये कोफैक्टर है। ठीक है, तो ये ग्लूकोन्यूजेंसिस में पायरुवेट कार्बोक्सिलेज यूज़ होता है। इसके अलावा सिट्रिक एसिड साइकिल में भी यूज़ हो सकता है। एसिटाइल को ये कार्बोक्सिलेज फैटी एसिड सिंथेसिस में यूज़ होता है। ठीक है, तो जितने भी आपको पता है कार्बोक्सिलेज हैं, उनको वर्क करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, A B C। एटीपी बायोटिन एज ए कोफैक्टर और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप ऐड होती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोक्सिलेज ग्रुप, और 3 कार्बन या जो कार्बन कंटेंट है वो बढ़ जाती है 1 कार्बन। ठीक है, तो ये अगर इसकी बायोटिन की डेफिशिएंसी है तो मोस्ट कॉमन काज क्या हो सकता है, एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ रॉ एग्स इसका काज हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है। इसके अलावा अगर ये प्रोपिनॉल को एक कार्बोक्सिलेज जो कि एक 8 चेन फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन करता है, 8 चेन फैटी एसिड की और ब्रांच चेन अमाइनो एसिड की ऑक्सीडेशन करता है, तो अगर ये वर्क नहीं करता बायोटिन की डेफिशिएंसी से तो एलोपेसिया होगा, यानी कि एयर लॉस होगा। इसके अलावा बोवल इन्फ्लेमेशन है, मसल पेन है, ये डिजीज हो सकती हैं। तो ये है ओवरव्यू अबाउट बायोटिन। तो ये बायोटिन का स्ट्रक्चरल फार्मूला भी दिखाया गया है। ठीक है, और ये दिखाया गया कि किस तरह ये एसिटाइल कार्बोक्सिलेज, प्रोपेनॉल कार्बोक्सिलेज और पायरुवेट कार्बोक्सिलेज का ये कोफैक्टर है और कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करता है। तो ये है अबाउट बायोटिन। इसके अलावा अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है बायोटिन की, तो जो प्रोपेनोइक एसिड होता है उसका लेवल बढ़ जाता है, पीएच लो होती है, जिसकी वजह से वोमिटिंग हो सकती है। ठीक है, इसका रिकमेंडेड B7 का जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है इन्फेंट्स के अंदर 10 मिली माइक्रोग्राम पर डे है, एडल्ट्स के अंदर 30 से 100 माइक्रोग्राम पर डे है। ठीक है, एग एविडिन एंड बायोटिन ये आपस में इंटर रिलेटेड है। थायामीन B1 ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितने भी डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्सेस हैं, जो 3 एंजाइम के कम्प्लेक्सेस हैं, उनका ये कोफैक्टर है थायामीन पायरोफॉस्फेट। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स है, या ब्रांच चेन कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स है। ये 3 कम्प्लेक्स हैं जो बॉडी के अंदर, जो 3 एंजाइम के कम्प्लेक्स हैं, और इनका ये कोफैक्टर है थायामीन पायरोफॉस्फेट। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज अगर वर्क नहीं करता तो इसका मतलब है पायरुवेट एसिटाइल कोए के अंदर चेंज नहीं होगा। तो इसका मोस्ट कॉमन काज क्या है, जो बंदे अल्कोहल पीते हैं तो उनके अंदर थायमीन की एब्जॉर्प्शन नहीं होती स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उनके अंदर ये डेफिशिएंसी हो सकती है। क्रेब्स साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है अगर थायमीन पैरोफॉस्फेट की डेफिशिएंसी है, क्योंकि अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज अल्फा कीटोग्लूट्रेट को सक्सिनाल कोए में नहीं कन्वर्ट कर पाएगा, जिसको वजह से एक डिजीज हो जाती है जिसको वर्निकी कहते हैं, यानी कि अटाक्सिया, जिसमें आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो कोऑर्डिनेशन नहीं करता मसल्स के साथ, दूसरी चीज़ों के साथ। इसके अलावा आई टैगमस यानी कि आइज़ की जो मूवमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो इरेगुलर मूवमेंट शो करती है। इसके अलावा ये है हमारी बॉडी के अंदर और एक पाथवे होता है, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे। हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे, उसमें ट्रांसकीटोलेजेस होते हैं। ट्रांसकीटोलेजेस जो हैं उनका ये कोफैक्टर है थायमीन पैरोफॉस्फेट। तो अगर इनकी डेफिशिएंसी होगी तो एक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे रुक जाएगा, और जो डिजीज होगी उसको कोर्साकॉफ डिजीज कहेंगे, जिसमें कन्फेबुलेशन साइकोसिस हो जाती है, यानी कि बोलने की बीमारी हो जाती है बंदे को। ठीक है, बंदा भूल जाता है चीज़ों को। तो इसके अलावा बेरी की डिजीज हो जाती है थायमीन की डेफिशिएंसी से, जिसकी वजह क्या होती है इसमें, B1 की डेफिशिएंसी, हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर, यानी कि जो आपका कार्डियक जो हार्ट है वो सही काम नहीं करता। इसके अलावा ड्राई रहते हैं विदाउट फ्लूइड टेंशन, यानी कि फ्लूइड ज़्यादा निकलता है बॉडी से। तो ब्रांच चेन कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फैटी एसिड
सॉरी अमाइनो एसिड की डाइजेशन के लिए। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस क्या है? 0.3 मिलीग्राम पर डे इन्फेंट्स के अंदर, चिल्ड्रन 1 मिलीग्राम, अडल्ट 1 to 1.5 मिलीग्राम, प्रेगनेंसी में 1.5 मिलीग्राम और लैक्टेशन में 1.6 मिलीग्राम। ठीक है, तो ये सारी डिजीज़ हैं, इनकी डिटेल है। तो वेट बेरी का मतलब क्या होता है? ये जो वेट बेरी है इसका मतलब है डायलेटेड कार्डियोपैथी, यानी कि कार्डियक डिजीज हो जाएंगी। अगर B1 की डेफिशिएंसी है तो ATP का लेवल कम होगा और ये डिस्ट्रॉय करेगा मैमलरी बॉडीज को, जिसकी वजह से न्यूरल रिस्पॉन्स कम हो जाएगा। तो अगर आप देखें ये जो ट्रांसकीटोलेजेस हैं, ये क्या करते हैं? राइबोज 5 फास्फेट को ग्लिसरॉल्डिहाइड और कीटोएप्टोलोज में कन्वर्ट करते हैं। इसको कोफैक्टर चाहिए थायमिन पेरोफास्फेट। ये रिएक्शन नहीं होगा तो ये अक्यूमुलेट करती जाएंगी चीज़ें, ज़ैलुलोज 5 फास्फेट भी और राइबोज 5 फास्फेट भी। राइबोफास्फेट 5 फास्फेट तो DNA वगैरह की सिंथेसिस में चला जाएगा, लेकिन ज़ैलुलोज जो है वो पेंटोजेस है, ये यूरिन में आना शुरू हो जाता है और पेंटोज यूरिया हो जाता है। इसकी डेफिशिएंसी से बेरी डिजीज होती है, जिसमें कि क्या सिम्टम्स हैं? टैकीकार्डिया, यानी कि आपका जो मस्कुलर रिस्पॉन्स है वो कम हो जाता है, वोमिटिंग, कन्वल्शन, ठीक है, और डेथ भी हो सकती है अगर ये ट्रीट नहीं किया जाता। नियासिन को B3 कहते हैं। ये क्या? ये प्रिकर्सर है NAD, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड का, और निकोटिनामाइड जो है DPase का ये प्रिकर्सर है नियासिन। ठीक है, तो ये जो NADP है और यानी कि निकोटीन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट और निकोटीन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये इन दोनों से नियासिन जो है ये दोनों को प्रोड्यूस करती हैं। डिहाइड्रोजिनेज होते हैं उनके, ये कोफैक्टर होते हैं, मैनी पाथवे को कंट्रोल कर रहे होते हैं, लाइक पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। जो पीछे हमने डिहाइड्रोजिनेज पढ़े हैं वो सब का ये भी कोफैक्टर है नियासिन। तो ये प्लेग्रा, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस। प्लेग्रा में 3 सिम्टम्स होते हैं, यानी कि डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, और अगर इसको ट्रीट नहीं करते तो डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो जिन लोगों के अंदर चैनल जो न्यूट्रल अमाइनो एसिड की अब्जॉर्प्शन करता है किडनी के अंदर, वो नहीं हो रही तो ट्रिप्टोफान की डेफिशिएंसी हो जाती है, और ट्रिप्टोफान से नियासिन बनता है विटामिन। ठीक है, तो फिर हमें ये विटामिन जो है लेना पड़ता है टैबलेट्स की फॉर्म में, सार्बेक्स डी वगैरह। तो ये सारी ये है ना कि अगर नियासिन नहीं होगा, NADH नहीं बनेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से एनर्जी नहीं बनेगी, एनर्जी कम हो जाएगी। तो अगर ये न्यूट्रल अमाइनो एसिड की अब्जॉर्प्शन का चैनल खराब है तो उसको हम हार्ट नर्व डिजीज कहते हैं, हार्ट नर्व डिजीज। ठीक है, क्योंकि ट्रिप्टोफान किडनी से रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा और वो यूरिनेशन के थ्रू बाहर निकल रहा है, तो इसमें भी नियासिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, तो ये हम पहले कर चुके हैं। इसके अलावा हाइपरलिपिडेमिया को कम करता है नियासिन को, अगर आप हाई डोज में लेते हैं तो ये लिपोलाइसिस को जो है वो इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से जो लिपिड्स हैं उनका लेवल कम हो जाता है। फोलिक एसिड जो है ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। फोलिक एसिड ये जो कोफैक्टर है थाइमाइड डाइलेट सिंथेज, यानी कि थाइमिन की जो सिंथेसिस करते हैं, थाइमिन न्यूक्लियोटाइड बेसेस होती हैं। इसके अलावा टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है एंजाइम इम्प्यूरिन सिंथेसिस में जो है उनके जो कोफैक्टर है, इसीलिए ये क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियोटाइड बेसिस का यानी कि पेरिमिडीन और प्यूरिन दोनों का ये कोफैक्टर है जो सिंथेसाइज करते हैं न्यूक्लियोटाइड बेसिस को, इसीलिए मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, यानी कि रेड ब्लड सेल का साइज बड़ा रहता है। और इसमें जो अर्ली एज के अंदर ही, अर्ली प्रेगनेंसी में ही जो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स आते हैं फीटस के अंदर। इसके अलावा इसमें मोस्ट कॉमन काज क्या है? अल्कोहलिक एंड प्रेगनेंसी, बॉडी स्टोर डिप्लीटेड इन 3 months। तो इसमें होमोसिस्टाइन नेमिया भी हो जाता है, यानी कि ये
टेट्राहाइड्रोफोलेट जो मिथाइलेटेड फॉर्म में होता है, ये होमोसिस्टीन को कन्वर्ट करता है मैथ्यूनिन में। तो अगर होमोसिस्टीन मैथ्यूनिन में कन्वर्ट नहीं होगी तो होमोसिस्टीन के मॉलिक्यूल आपस में मिलकर होमोसिस्टाइन बनाएंगे और वो थ्रोम्बस काज करेंगे, और इसकी वजह से आर्थरियोस्क्लेरोसिस और ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। ये आप देख सकते हैं कुछ ड्रग्स भी हैं जो लाइक सल्फानिलामाइड है, ये डाइहाइड्रोपेटेरोएट सिंथेटेज को इनहिबिट करती है। इसी तरह डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को मेथोट्रेक्सेट जो है वो इनहिबिट करती है, और अगर ये इनहिबिशन होगी तो प्यूरिन और थाइमाइडिन की सिंथेसिस जो है रुक जाएगी, अमीनो एसिड की सिंथेसिस रुक जाएगी। तो ये जो आपके पास डाइहाइड्रोटेरोएट है सिंथेटेज, ये ब्लॉक होता है सल्फानिलामाइड से। तो ये आप देख सकते हैं ये डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस में दोनों यूज होती हैं न्यूक्लियोटाइड बेसिस। तो अगर इनमें ये नहीं हो रहा सिंथेसिस इनकी, तो ये डिजीजेज आगे हो सकती हैं जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इनका डेली रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस क्या है? फोलिक एसिड का इन्फेंट्स के अंदर 25 माइक्रोग्राम पर डे, एडल्ट्स के अंदर 180 माइक्रोग्राम पर डे, प्रेगनेंसी में 400 माइक्रोग्राम पर डे, और ड्यूरिंग लैक्टेशन 270 माइक्रोग्राम पर डे। सियानाकोबालामीन, इसकी कई ज़्यादा फॉर्म हैं जो कोफैक्टर के तौर पर यूज़ हो जाती हैं। मिथाइल सियानाकोबालामीन, इसके अलावा बहुत ज़्यादा इसकी कोबालामीन की फॉर्म्स हैं। तो इसमें ये कोफैक्टर है होमोसिस्टीन मिथाइल ट्रांसफरेजेस का, जो होमोसिस्टीन को मैथ्यूनिन में कन्वर्ट कर देती है। इसके अलावा ये मिथाइल मेलोनाइल को म्यूटेज का कोफैक्टर है जो कि आर्चियन फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन और ब्रांचियन अमीनो एसिड की ऑक्सीडेशन करता है। तो अगर आप इसके कॉमन काज देखें तो परनीशियस एनीमिया आल्सो इन एजिंग विद पुअर न्यूट्रिशन, बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ ऑफ टर्मिनल इलियम, रिसेक्शन ऑफ द टर्मिनल इलियम सेकेंडरी टू क्रोन डिजीज। यानी कि अगर आप कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन का आपका पोर्शन डैमेज या रिमूव हो गया तो तब भी ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी। इसके अलावा सेकेंडरी टू क्रोन डिजीज, क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस, रेयरली वेगान्स आर इन्फेक्शन विद डी लैटम, ये ड्रग्स है, इससे भी इन्फेक्शन हो सकती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि डैमेजिंग हो सकती है। इसके अलावा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, प्रोग्रेसिव पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है। ये आप देख सकते हैं कुछ लोगों के अंदर ये इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोटीन, जिसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, ये क्या करती है विटामिन B12 को अपने साथ लगाती है और अब्जॉर्प्शन करती है। क्या करती है? अब्जॉर्प्शन करती है, और वो फिर आगे कोफैक्टर के तौर पर यूज होती है। तो ये सारा कुछ है इसमें। तो इसमें आप देख सकते हैं होमोसिस्टीन मैथ्यूनिन में कन्वर्ट होती है दो कोफैक्टर की फॉर्म में। एक मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट है, इसके लिए चाहिए, और एक मिथाइल कोबालामीन चाहिए। ये दोनों होमोसिस्टीन को मैथ्यूनिन में कन्वर्ट करते हैं। अगर ये कोई भी कोफैक्टर नहीं है तो होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ेगा, तो होमोसिस्टीन आपस में मिलेंगे, डाइसल्फाइड लिंकेज बनाएंगे, होमोसिस्टाइन बनाएंगे, और वो ब्लड के अंदर क्लोट बना सकता है और वो डिजीज का असर कर सकता है। इसके अलावा फैटी एसिड को देखें तो मिथाइल मेलोनाइल को ये बनता है जिसको म्यूटेज एंजाइम की मौजूदगी में, जिसको विटामिन B12 चाहिए, डीऑक्सी एडिनोसिल कोबालामीन, ये एक और विटामिन की कोफैक्टर है। तो वो अगर इसकी डेफिशिएंसी होगा तो मिथाइल मेलोनिक एसिड का लेवल बढ़ेगा और वो एसिडिटी काज करेगा और वोमिटिंग, डायरिया, फीलिंग आ जाएंगी। इन्फेंट्स के अगर देखें तो ये 0.4 माइक्रोग्राम पर डे है, एडल्ट में 2 माइक्रोग्राम पर डे चाहिए, प्रेगनेंसी में 2.2 to 6 माइक्रोग्राम पर डे है, इन लैक्टेशन 2.2 to 6 माइक्रोग्राम पर डे है।
अगर वाटर सॉल्युबल विटामिन में एक और देखें, पेरिडोक्सिन को देखें, मैं यहाँ पेरिडोक्सल फास्फेट इसकी एक्टिव फॉर्म है। तो जितने भी ये ट्रांसमाइनेशन होते हैं, रिएक्शन ट्रांसमाइनेज एंजाइम, एस्पार्टेट ट्रांसमाइनेज, एलानिन माइनोट्रांसफरेज, इसके अलावा 16 और माइनोट्रांसफरेज हैं जिसका कोफैक्टर है पेरिडोक्सल फास्फेट, जिसका कोफैक्टर क्या है, पेरिडोक्सल फास्फेट। इसके अलावा ये अमाइनो लेविनोलेट सिंथेज का भी कोफैक्टर है। तो ये सारे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं जितने भी ये ट्रांसमाइनेजेस हैं। तो मोस्ट कॉमन काज क्या है कि अगर आप ये ड्रग्स ले रहे हैं, एसोनियासिड थेरापी ले रहे हैं, तो तब ये हो सकती है, इसकी एब्जॉर्प्शन कम हो सकती है। इसके अलावा सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया यानी कि आयरन डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है टिश्यू के अंदर, ये भी हो सकता है। हेम सिंथेसिस में कमी आ जाती है, ये हेम सिंथेसिस का एंजाइम है, अमाइनो लेविनिलेट सिंथेज, ठीक है। तो इसमें इसकी डेफिशिएंसी से ये किलोसिस, स्टोमेटाइटिस यानी कि स्टोमक में जो है वो स्वेलिंग आ सकती है, क्रैकिंग और स्केलिंग लिप बॉर्डर एंड कॉर्नर ऑफ द माउथ, यानी कि जो लिप्स बॉर्डर हैं और उसमें क्रैकिंग आ सकती है, और कन्वर्शन यानी कि झटके लग सकते हैं बॉडी को। ये ट्रांसमाइनेशन, डीअमाइनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, कंडेंसेशन रिएक्शन, ये कुछ एंजाइम हैं जिनका ये कोफैक्टर है। इसके अलावा राइबोफ्लेविन को देखें तो इससे एफएडी बनता है। एफएडी भी हमने जो कम्प्लेक्सेस 3 पढ़े हैं, जो पाइरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स है, ये अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स है, और ब्रांच चेन कीटोएसिड डीहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स है, इनका ये कोफैक्टर है एफएडी, ठीक है। तो ये डीहाइड्रोजिनेसेस के कोफैक्टर हैं, और बहुत से पाथवे यानी कि क्रैब साइकिल को कंट्रोल कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये है। तो इसमें भी कार्नियल न्यूरोवास्कुलराइजेशन हो जाती है, किलोसिस और स्टोमेटाइटिस, ये वही सिम्टम्स जो है जो पीछे हम पढ़ चुके हैं। और ये इसका डेली रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है 0.555 मिलीग्राम पर डे। तो इसमें और क्या होता है कि मेजेंटा कलर टंग नजर आती है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो। आगे है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो है इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है। मैंने आपको कहा था कि जो स्कारबिक एसिड है वो प्रोलिन हाइड्रोक्सिलेज और यहाँ लाइसिन हाइड्रोक्सिलेज दोनों का कोफैक्टर है, जो कि प्रो कोलेजन को कोलेजन में कन्वर्ट करते हैं, प्योर कोलेजन में। और अगर ये नहीं होगा तो डिजीज हो जाएगी कौन सी, स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है, वाउंड हीलिंग नहीं होती। तो इसको प्रोलिन को आप प्रोलाइल हाइड्रोक्सिलेज भी कह सकते हैं, और लाइसिन को आप लाइसिल हाइड्रोक्सिलेज भी कह सकते हैं। इसके अलावा ये कोफैक्टर है डोपामीन हाइड्रोक्सिलेज, जो कि कैटिकोलामीन की सिंथेसिस करता है। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन करता है आपकी जीआईटी ट्रैक्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये विटामिन सी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। Most common cause diet deficient in citrus fruits and green vegetables. Scurvy, poor wound healing, easy brushing, ठीक है, hemorrhage, bleeding gums, increased bleeding time, painful, glossitis, anemia. तो ये इसके काजेस हैं। आगे है जो पेंटोथेनिक एसिड है, तो ये B5 है, ये बी उन्हीं 3 कम्प्लेक्सेस का कोफैक्टर है जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं। पाइरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स, अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स, और जो आपका है पाइरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स है, ब्रांच चेन कीटोएसिड डीहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स। इसके अलावा ये फैटी एसिड सिंथेज का कोफैक्टर है, फैटी एसिड कोए सिंथेज का ये कोफैक्टर है, पाइरुवेट डीहाइड्रोजिनेज का कोफैक्टर है। तो ये सारा ये है ना, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में भी, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी यूज होता है, और इसकी डेफिशिएंसी रेयर होती है फोलिक एसिड की। तो इसका रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस क्या है, 2 मिलीग्राम पर डे चाहिए आपको B5, इन एडल्ट 4 to 7 मिलीग्राम पर डे है, ठीक है। आप फैट सॉल्युबल विटामिन को डिस्कस करने से पहले हम क्या कर लेते हैं,